हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 24 देखेंगे, राइट। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो अगर हमें नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ बेसिकली क्या करते हैं, तो हम अपने देश का टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय adding up all the consumption expenditures on all final goods and services in the country, right। तो अगर हम अपने देश में, ठीक है, अगर हम अपने देश की बात करें तो अपने देश में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमें नेशनल इनकम या जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहाँ से डोमेस्टिक इनकम या फिर हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको इस बात को पूरी तरह से डिटेल में समझा दूंगा। ऑल राइट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज वाई, राइट। और हम इसको लिखते हैं सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सो दिस इज द मेन फार्मूला, राइट। तो ये वो मेन फार्मूला है जिससे y स्टैंड्स फॉर इनकम। इनकम के लिए हम y सिंबल यूज करते हैं। और आपको मैं रिमाइंड करा दूं, जब मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा रहा था तो उसके लिए सिंबल हम EP यूज कर रहे थे, और जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हम EY यूज कर रहे थे। तो हमारा जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है वो होता है C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन सारे टर्म्स का क्या मतलब है। तो देखिए, जो C है, C को हम बोलते हैं टोटल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हम टोटल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम या जीडीपी, इनमें से हम जो भी कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा हम हमेशा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स पे आ रहे हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं। वी जस्ट टॉक ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब आप ये समझिए कि ये जो C स्टैंड्स फॉर टोटल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। सो लेट मी राइट इट। इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो एंटिटीज आएंगी, ठीक है, ओके। पहला तो आपका होगा हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो हमारे देश में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनका जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे टोटल एक्सपेंडिचर हम उसको ऐड कर रहे हैं। दूसरा है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक NGO हो गया, ठीक है।
और ट्रस्ट हो गए, या फिर आप कह लीजिए कि बहुत सारे शेल्टर होम्स होते हैं लाइक ऑर्फनेज होम्स, ठीक है। बहुत सारे ओल्ड एज पीपल के लिए शेल्टर होम्स होते हैं, विडो वीमेन के लिए होते हैं, ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए। तो ऐसी सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए काम कर रही हूँ, तो उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होने वाला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हम यहाँ पे लेते हैं। तो सी में हमारे देश के सभी हाउस होल्ड्स का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे टोटल एक्सपेंडिचर प्लस हमारे देश में जो भी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक शेल्टर होम फॉर एग्जांपल फॉर ओल्ड एज पीपल, विडो वीमेन, लाइक फॉर ऑर्फनेज होम्स, ठीक है, या फिर ब्लाइंड बच्चों के लिए, राइट, जो भी अदर एनजीओज ट्रस्ट हैं, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करते हैं, तो इनका जो भी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है वो सी के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सी में अभी मैं क्या बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस सी में मैं उन प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिकॉज जो भी प्राइवेट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम उनकी बात आई के अंदर करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला जो है इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैंने अपने हिसाब से ट्विस्ट की है, ओके। फैक्चुअली इट इज़ करेक्ट, कॉन्सेप्चुअली इट इज़ करेक्ट, पर आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। सो फॉलो मी एंड इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, जी, राइट। जी में क्या आएगा, जी में आएगा टोटल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो भी हमारे देश की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राइट, इनका जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो भी इनका एक्सपेंडिचर्स है, उसको हम जी में काउंट करते हैं। तो गवर्नमेंट के क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट के दो सबसे बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस। तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट की एक तरह से हम कह सकते हैं सोसाइटी के प्रति सर्विस है। जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड द पुलिस फोर्सेस, ये सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, राइट, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते हैं। तो ये एक तरह की सर्विस है सोसाइटी के लिए, बिकॉज सोसाइटी को सेफ्टी फील होती है, सोसाइटी को लगता है कि दे आर लिविंग इन ए सोसाइटी वेयर जस्टिस विल बी गिवन टू देम। तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये एक तरह का सर्विस है। तो उसके लिए इस सर्विस को चलाने के लिए गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर आता है हम उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे होने वाला एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि इसमें काउंट होगा। साथ ही साथ आप देखते हैं कि हर राज्य में बहुत सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी कोई ना कोई सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को। तो उन पे आने वाला सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, उन डिपार्टमेंट्स के सैलरी और रिसोर्सेस जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है, तो वो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें आएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स का काम करती हैं, लाइक रोड्स बनाती हैं, कैनाल्स बनाती हैं, ब्रिज बनाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट्स रेलवे या फिर हैवी इंडस्ट्रीज़ को बनाती है। तो जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स करती हैं उन पे जो भी एक्सपेंडिचर आता है वो इसमें इंक्लूडेड है, राइट। गवर्नमेंट जो भी स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे जो एक्सपेंडिचर आता है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। यानी गवर्नमेंट सोसाइटी को जो भी, और डिफेंस क्या है, ये भी एक तरह का सिक्योरिटी टू द इंडिया है, ओके। जो भी हमारे डिफेंस है वो इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, ओके, फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफेंस हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूडिंग लाइक
इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ एंड द एजुकेशन सेक्टर, इन सारे चीज़ों पे, ठीक है, रोड, हाईवेज और जिस भी तरह के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन सब पे जो भी सरकार का टोटल कंजम्पशन, जो भी एक्सपेंडिचर है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या जो भी एक्सपेंडिचर है, वो इसके अंदर आता है, जी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि आई का क्या मतलब है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आई का क्या मतलब है। आई का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब देखिए, कैपिटल गुड पे जो एक्सपेंडिचर है ये दो तरह का होगा और यहीं पे ट्रिकी पार्ट छिपा हुआ था, ठीक है। एक तो होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ओके। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर्स ऑन इन्वेंटरीज, राइट। तो देखिए, फिक्स कैपिटल और इन्वेंटरीज पे एक्सपेंडिचर से मेरा क्या मतलब है। ये है एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स कैपिटल और दूसरा पार्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंटरीज। और आप सबसे पहले ये समझिए कि ये जो एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स है, इसमें हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो समझिए इस बात को, जब मैं आपको सी पढ़ा रहा था, सी मतलब जो भी हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वहाँ पे मैंने हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात किया था। मैंने कंपनीज या फिर एमएनसीज या प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं की थी, वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कोई भी कंपनी जो कि प्रॉफिट पर्पज़ के लिए काम कर रही है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो फाइनल जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। या तो वो फिक्स कैपिटल गुड्स होंगे या तो वो इन्वेंट्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो मान लीजिए कोई कंपनी है, या तो वो नई फैक्ट्री लगाएगी या फिर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में मशीनरी इक्विपमेंट्स को बढ़ाएंगे। तो अगर ये एक्सपेंडिचर आता है तो हम इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स कैपिटल। और मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, वो फिक्स कैपिटल के साथ साथ अपने यहाँ जो इन्वेंट्रीज हैं, अगर इसके स्टॉक को बढ़ाती है तो भी वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, बट दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्रीज। अब मैं समझाता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्रीज से मेरा क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, देखिए, किसी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट, ठीक है, कोई प्रोडक्ट उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल होगा या उसके इन्वेंट्रीज का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जो भी A4 सीट्स होते हैं, तो जो कंपनी A4 सीट्स की बंडल्स बनाती हैं, उनके लिए वो A4 सीट्स का बंडल जो है फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वहीं पे कोई पब्लिकेशन कंपनी है, ठीक है, जो बुक्स को पब्लिश करती हैं, या कोई भी पब्लिकेशन हाउस, उसके लिए वो A4 सीट्स के बंडल इन्वेंट्रीज या रॉ मटेरियल हैं। तो अगर वो नए फैक्स मशीन या फिर आप कह लीजिए नई जिरोक्स मशीन, प्रिंटिंग मशीन्स, ये सब खरीदती हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स कैपिटल होगा। और जो भी A4 सीट्स के बंडल खरीद के वो जो स्टॉक लगा रहे हैं, जिन पे वो पब्लिकेशंस या प्रिंटिंग होनी है, वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्रीज। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में यही दो तरह के खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। या तो उनका फिक्स कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा या उनकी इन्वेंट्रीज बढ़ेगी। तो इस पे जो उनका एक्सपेंडिचर आता है वो प्राइवेट कंपनीज का एक्सपेंडिचर होगा। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट यही फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्रीज करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर यानी एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आएगा, राइट। और देखिए, प्राइवेट कंपनीज में जो लोग भी नौकरी करते हैं या जो ओनर्स होते हैं, उनको इनकम मिलता है, तो वो हाउस होल्ड का पार्ट हो गए। तो उन हाउस होल्ड्स का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सी के अंदर है ही। और जो भी एनजीओज या ट्रस्ट या जो भी शेल्टर होम्स या अदर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस थे,
वो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं उस पे होने वाला एक्सपेंडिचर भी हमने सी के अंदर ले लिया। तो सी, जी और आई एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, राइट। और इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स कैपिटल का हो सकता है या इन्वेंट्रीज का हो सकता है, और इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों जोड़ देंगे। तो जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास सी मिल गया, जी मिल गया, आई का मतलब हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले में ये जो हम ऊपर फार्मूला देख रहे थे x माइनस एम का क्या मतलब है, राइट। सो लेट्स सी। ओके, देखिए ये जो टर्म है x माइनस एम, इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट। ओके, दिस मीन्स नेट एक्सपोर्ट। तो अब इसका मतलब क्या है, x का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि देखिए एक्सपोर्ट हम उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ था। तो जब भी हम अपने देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या होता है, इनकम या रेवेन्यू मिलता है। और जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हम दूसरे देश में बनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को अपने देश में ला रहे हैं, यानी हम उनको परचेज कर रहे हैं। तो इंपोर्ट पे हमारा एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपोर्ट पे हमारी रेवेन्यू होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि नेट रेवेन्यू कितनी हुई, यानी जो हमने अपने देश में बनाया और बाहर बेचा, उससे जो पैसा कमाया, बाहर की बनी चीज़ों को खरीद कर जो हमारा खर्चा हुआ, तो आप ये कह लीजिए कि नेट रेवेन्यू क्या हुआ। तो नेट रेवेन्यू नेट एक्सपोर्ट के बराबर होगा, राइट, x माइनस एम। आप ये भी कह सकते हैं जो हमने बना के बाहर भेजा वो हमारा प्रोडक्शन है, वो हमारा आप ये कह सकते हैं हमारे देश में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो अगर हमारे देश में कंज्यूम होते तो हमारे देश के अंदर एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट। लेकिन वो बाहर गए तो बाहर कंज्यूम हुए हैं, और जो हमने देश में मंगाया है वो हमने कंज्यूम। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा नेट कंजम्पशन है वो x माइनस एम हो जाएगा। या फिर आप इसको रेवेन्यू मेथड से देख लीजिए कि जो हमारी नेट रेवेन्यू होगी वो कितना होगा, जो हमने कमाया और जो हमने खर्च किया, x माइनस एम। सो क्योंकि देखिए हम इनकम को ही तो निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम का क्या मतलब है। और आप ये समझिए कि जब भी मैं आपको ये बता रहा था, वेट अ सेकेंड, राइट, ऊपर जाते हैं। मैं इसको इतना ज़्यादा बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को समझना, ये फार्मूला याद रखना बहुत आसान है। इस फार्मूला को समझना, इसको विजुलाइज करना थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए कि सी और जी का तो मतलब आप समझ गए। आई जो है, ठीक है, आई का मैंने बता दिया एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड, और हम इसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और जब मैं आपको मतलब स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स पढ़ा रहा था वहाँ मैंने आपको बताया था जो किसी भी देश की ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, यानी अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग और हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग बराबर है। इन्वेस्टमेंट स्लाइटली 1.5% ज़्यादा है। तो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जीडीपी का 30% है, पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारा जीडीपी है उसका उसके रिस्पेक्ट में जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो 31% है, राइट। सो 32% है। तो आप ये समझ लीजिए किसी भी देश में जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो उसके इनकम के बराबर ही होगा, इनकम से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो मतलब जो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो भी हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया, इसके बाद जो भी पैसा बचा वो सेविंग हुआ, सेविंग बैंक्स में गए, बैंक से इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी इनकम हो रहा है या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जा रहा है या वो एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है वो हमारे टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर के लगभग बराबर होता है। इसीलिए इन द प्रीवियस लेक्चर जब मैं आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का जब मैं कर पढ़ा रहा था कि एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड कमोडिटीज़ इन अ कंट्री, और जो उनकी एग्रीगेट सप्लाई होती है
वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो प्राइस लेवल होता है, ठीक है, उस देश के अंदर, और एक्स एक्सिस पे वो जो मेजरमेंट होती है वो होती है नेशनल एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम के बराबर, ठीक है। तो जो भी किसी देश का नेशनल इनकम है उसका, उस देश का टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसके नेशनल इनकम के आसपास ही होगा, बराबर होगा या स्लाइट डिफरेंस होगा, राइट। तो चूंकि हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, तो अब हम ये कह सकते हैं कि x माइनस एम नेट एक्सपोर्ट क्या बता रहा है कि नेट रेवेन्यू कितनी हुई है, जो हमने बनाकर बाहर बेच दिया उससे हमने कमाया, जो बाहर से हमने खरीद के देश में लाया उसमें हमारा खर्चा हुआ। तो आप ये कह लीजिए कि हमारा नेट रेवेन्यू नेट एक्सपोर्ट के बराबर होगा। ओके, तो अब x का मतलब क्या था, जो भी हमारा टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट या टोटल एक्सपोर्ट से होने वाली जो हमारी रेवेन्यू है, और m को हम क्या कह सकते हैं, हमारा टोटल इंपोर्ट या हमारे टोटल इंपोर्ट से होने वाला जो एक्सपेंडिचर है, राइट। तो x माइनस एम हमारी नेट रेवेन्यू को बताता है या नेट एक्सपोर्ट। अब अगर आपको अपना नेशनल इनकम निकालना है तो जोड़ दीजिए जो भी टोटल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है जो x माइनस एम है। तो ये जो टोटल नेशनल, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर, आप इसको नेशनल एक्सपेंडिचर कहें या नेशनल इनकम कहें, दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो मैं कह रहा हूँ, और मैंने बोला था कि जो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो y के बराबर है, एंड हियर y इज c प्लस g प्लस i प्लस x माइनस m, दैट इज नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। ओके, वंस वी गॉट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो देखिए इससे बाकी टर्म्स हम कैसे निकाल लेंगे। ओके, लेट मी सेलेक्ट ट्रेड। एक बार हमें हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से अगर मैं डेप्रिसिएशन को हटा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर मार्केट प्राइस से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक इनकम। ओके, सो दिस इज नोन एज नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम, राइट। वंस वी गॉट डोमेस्टिक इनकम, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारा नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ये होता है जो भी हमारा डोमेस्टिक इनकम आया अगर हम उसमें NFIA को जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है इसमें हम क्या जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरह से हमें हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम मिल जाएगा, राइट। तो हमने देखा कि जो भी किसी देश का टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो उस देश के इनकम के, जो भी टोटल उस देश की इनकम होती है उसके लगभग बराबर होता है। तो जो हमने फार्मूला देखा कि अगर हम किसी देश का टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर ले तो लिटरली हम उस देश की डोमेस्टिक इनकम या फिर आप कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मार्केट प्राइस पे होता है इसीलिए हमने बोला कि ये जो भी टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर होगा। सी का मतलब है टोटल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें कौन सी एंटिटीज़ होंगी, क्यों होंगी, मैंने बता दिया। जी, टोटल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये किस किस फॉर्म में होती हैं वो सारा मैंने बता दिया, राइट। लाइक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरियस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या हो सकता है, कैपिटल गुड का
कैपिटल गुड्स पे होने वाला एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी या जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज हैं हमारे देश में, वो जो भी फिक्स कैपिटल खरीद रहे हैं उस पे होने वाला एक्सपेंडिचर, या जो भी वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या फिर अपने लिए जो इन्वेंट्रीज पे एक्सपेंडिचर है, वो उनकी टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगी उन प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज का। नेट एक्सपोर्ट हमें क्या बताता है कि हमारी कितनी नेट रेवेन्यू हुई है। एक्सपोर्ट उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होता है जो हमारे देश में बने हैं। इंपोर्ट हम उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं जो हमारे देश के बाहर बना है। तो जब भी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमारा पैसा खर्च होता है, एक्सपोर्ट पे रेवेन्यू होती है। तो नेट एक्सपोर्ट हमारी नेट रेवेन्यू को बताता है। तो हमारे जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, C + G + I + X - M। वंस वी गॉट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर हम उससे डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो ये ग्रॉस नेट हो जाएगा, और जब हम उससे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाएंगे तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम के बराबर होगा। वंस वी गॉट डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हम उसमें एनएफआईए को ऐड कर दें, देन वी विल हैव आवर नेशनल इनकम। तो ये सारी बातें हो गई, राइट। अब सवाल ये है कि देखिए, हमने जीडीपी, अगर हमें अपनी देश की जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालनी हो, या फिर अगर हमें अपना डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालना हो, तो हमने 3 मेथड्स देख लिए हैं, इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्शन मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। अब सवाल यह है कि जब भी हम अपने देश की नॉमिनल जीडीपी या नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम इन तीनों ही मेथड्स को यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, हमारे इकोनॉमी की 3 सेक्टर, अगर हम अपने इकोनॉमी को सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो बेसिकली हमें अपनी इकोनॉमी में 3 सेक्टर देखने को मिलता है। पहला सर्विस सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं, और आप ये भी समझिए कि अगर हमारी इकोनॉमी में ये 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तो अब हम ये समझेंगे कि जो भी हमारी सर्विस सेक्टर है उसका जो भी जीडीपी या इनकम है वो इनकम मेथड से मेज़र करना इजी होता है, ओके, बिकॉज इनकम मेथड से उसको एस्टिमेट करना बिकॉज ऑफ द फिजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर या उससे जुड़ी जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनका जीडीपी या वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन मेथड से मेजर करना ज़्यादा फिजिबल होता है। और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ भी लाइक माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पावर इंडस्ट्री, इनको भी प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड से एस्टिमेट करना आसान होता है। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहाँ हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हैं, राइट। तो इन सारी बातों को लिखते हैं। सो लेट्स राइट। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर मैं अपने इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, अपनी इंडियन इकोनॉमी को बात करूं सेक्टर वाइज, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली 3 सेक्टर हैं, ओके। पहला सेक्टर हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, पहला हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो पहला हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या फिर इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, ओके। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ फूड, ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड्स। एलाइड एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएंगी लाइक और एग्रीकल्चर का ही पार्ट हॉर्टिकल्चर है, या फिर जो भी फिशरीज़ हैं, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री, या फिर आप कह लीजिए पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब एलाइड एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सारे एक्टिविटीज़ या इकनॉमी का ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर या उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं, इस सेक्टर का जो हम जीडीपी मेजर करते हैं या नेशनल इनकम जो मेजर करते हैं वो हम करते हैं थ्रू प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। इस सेक्टर के लिए जो हम एस्टिमेशन मेथड यूज करते हैं वो है प्रोडक्शन मेथड, राइट।
अब दूसरी बात समझिए, हमारी इकॉनमी का दूसरा बड़ा सेक्टर जो है वो है इंडस्ट्री। अब ये जो इंडस्ट्री है ये फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लाइक ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। सबसे पहला, वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रही हैं उनको बोलते हैं माइनिंग एंड क्वेरिंग इंडस्ट्री। माइनिंग एंड क्वेरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में भी जो पहले मैं सारी इंडस्ट्री लिख देता हूँ। दूसरा हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। तीसरी हो जाएगी हमारी पावर इंडस्ट्री। इसको पावर इंडस्ट्री और वाटर सप्लाई, आप इसको कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, या फिर आप इसको कह लीजिए पावर प्लस वाटर सप्लाई इंडस्ट्री। ठीक है, चौथा हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट। तो ये बेसिकली आपको इकॉनमी में ये 4 तरह के इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। तो जो माइनिंग और क्वारिंग इंडस्ट्री है ये बेसिकली एक प्राइमरी एक्टिविटी है, बिकॉज ये मिनरल ओर्स को या फिर कोल या फिर फॉसिल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, लाइक फॉसिल्स हो गया, मिनरल ओर हो गया, लाइम स्टोन हो गया। ठीक है, तो जो भी माइनिंग और क्वेरिंग इंडस्ट्री है इनका जो हम जीडीपी एस्टिमेशन करते हैं वो भी हम प्रोडक्शन मेथड से करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्शन मेथड। मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मैन्युफैक्चरिंग हमेशा रॉ मटेरियल के ऊपर होता है, और रॉ मटेरियल के ऊपर जो भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो वैल्यू एडिशन के बराबर है, और वैल्यू एडिशन मेथड को हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। यानी यहाँ भी नेशनल इनकम या जीडीपी एस्टिमेशन प्रोडक्शन मेथड से होता है। और ये जो हमारा पावर इंडस्ट्री है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई इंडस्ट्री, यहाँ भी हम एस्टिमेशन प्रोडक्शन मेथड से ही करते हैं, प्रोडक्शन मेथड। इसको इन शॉर्ट में पीएम कह रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर कोई सोसाइटी डेवलप हो रही है तो उस सोसाइटी को बनाने में जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आया है वही तो उसकी वैल्यू एडिशन के बराबर होगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब भी हम जीडीपी एस्टिमेशन या वैल्यू एडिशन एस्टिमेशन करते हैं तो वो हम एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे माइनिंग क्वेरिंग सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे पावर वाटर सप्लाई सेक्टर, इन सब का एस्टिमेशन हम प्रोडक्शन मेथड से करते हैं, पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहाँ हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अलावा जो तीसरा हमारी इकॉनमी का सेक्टर है वो क्या है, सर्विस सेक्टर है। थर्ड इज सर्विस सेक्टर। ओके, थर्ड जो है ये है सर्विस सेक्टर। अब देखिए सर्विस सेक्टर में जो भी वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, उसको इनकम मेथड से मेज़र करना आसान होता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, या इनकम मेथड से जीडीपी या नेशनल इनकम एस्टिमेट करना इजी होता है। तो सर्विस सेक्टर में जो हम एस्टिमेशन मेथड यूज करते हैं वो है इनकम मेथड। ठीक है, तो बात समझिए, जीडीपी या नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड थे, इनकम, वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर। और देखिए हम अपनी इकॉनमी के जीडीपी या नेशनल इनकम मेजर करने के लिए इन तीनों ही मेथड का यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या समझा, हमने ये समझ लिया इस पूरे लेक्चर सीरीज में हमने अब तक क्या समझा कि जीडीपी, जीएनपी, एनएफआईए क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, अलग अलग जीडीपी एट मार्केट प्राइस
में मार्केट प्राइस का क्या मतलब है, कंपनी के लिए मार्केट प्राइस का क्या मतलब है, कंज्यूमर के लिए मार्केट प्राइस का क्या मतलब है। साथ ही साथ हमने फैक्टर कॉस्ट देखा, नॉमिनल और रियल जीडीपी देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ देखा, जीडीपी डिफ्लेटर देखा, फिर हमने देखा कि कितनी फॉर्म की जीडीपी जीएनपी हो सकती हैं, और फिर हमने उनकी बहुत सारी एनालिसिस देखी। फिर फाइनली हमने जीडीपी या नेशनल इनकम का एस्टिमेशन मेथड देखा, और फिर हमने उनको भी डिटेल में समझा, और फाइनली हमने ये समझा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके बेसिकली ये 3 सेक्टर्स हैं, और उन तीनों सेक्टर में कौन कौन सी मेथड कन्वीनियंट होती हैं एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपनी नेशनल इनकम या जीडीपी को मेजर करते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम या जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एस्टिमेट करना चाहा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, वो इस फार्मूले के बराबर होती है। फार्मूले में इस्तेमाल होने वाले सभी टर्म्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। वंस वी गॉट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो वहाँ से हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। वंस वी हैव एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम, एनएफआईए जोड़ दीजिए तो नेशनल इनकम मिल जाएगा। और ये जो नेशनल इनकम होता है ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। इफ़ दिस फैक्टर कॉस्ट इज एट करंट मार्केट प्राइस देन इट इज़ ए नॉमिनल नेशनल इनकम, राइट। फिर हमने बात कर लिया कि ठीक है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी है अगर हम उनको सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो हमें अपनी इकोनॉमी में 3 सेक्टर देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर और उनसे जुड़े जो भी एक्टिविटीज़ वाले सेक्टर हैं, इंडस्ट्री 4 तरह की होती हैं, और सर्विस सेक्टर। और डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड फिजिबिलिटी ऑफ डेटा, हम प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग, क्वेरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड वाटर सप्लाई इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहां हम वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन को एक्सपेंडिचर मेथड से मेजर करते हैं। और सर्विस सेक्टर वो इंडस्ट्री है जिसके लिए हमारे पास जो डेटा होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, इनकम डेटा अवेलेबल होती है। तो वहाँ पर इनकम मेथड से सर्विस सेक्टर का वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन, जीडीपी, नेशनल इनकम, व्हाट एवर यू कॉल इट, वो मेजर करना आसान होता है। तो इसीलिए हम अपने इकोनॉमी के अलग सेक्टर्स को अलग अलग मेथड से एस्टिमेट करते हैं। फाइनली हम इन्हीं का एग्रीगेट कर देते हैं तो हमें जीडीपी या नेशनल इनकम मिलता है, राइट। तो ये तो हमारे इकोनॉमी की बात हो गई। बाकी अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वो अपनी डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है वो अपनी जीडीपी या नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं बाय इनकम मेथड। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर या आप कहिए फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा होता है, तो उनके लिए जो इनकम डेटा है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि उनके यहाँ जो भी आप कह लीजिए कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सारे मॉनिटर्ड होते हैं, ठीक है। और उनके यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर ही सबसे बड़ा सेक्टर है, तो उनके लिए इनकम मेथड ईजी होता है बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, एंड दैट कन्वीनियंस कम बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। पर चूंकि हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे पास इनकम मेथड से एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ का एस्टिमेशन डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज वी डोंट हैव द इनकम डेटा। तो वहाँ पे हम प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा है, जहाँ भी हमारे पास इनकम डेटा नहीं है, वहाँ हम प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन मेथड से एस्टिमेशन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ एक्सपेंडिचर मेथड से वैल्यू एडिशन को मेज़र करना इजी होता है, और सर्विस सेक्टर के लिए हमारे पास इनकम डेटा होती है। तो इस तरह से हम इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, व्हाट एवर यू कॉल इट, हम मेजर करते हैं। सो फॉर टुडे लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से आइटम्स हैं जिन्हें हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, और ऐसे कौन से आइटम हैं जो हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो वो काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हम लेक्चर नंबर 25 में करेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।